कमी से नेत्र सूख करके लाल हो जाता है। टोकोफेराल से क्या कर सकते हैं दोस्तों? टोकोफेराल याद रखिएगा बंधता नामक रोग होता है। टोकोफेराल कहा जाता है ई को, किसे कहा जाता है? ई, विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेराल, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यहां B12 हो गया। इसके अलावा पायरोडॉक्सिन याद रखिएगा, ये मानसिक व्याधि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। पायरोडॉक्सिन जो होता है मानसिक व्याधि के लिए जिम्मेदार होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया दोस्तों? यहां पे बन गया 3 4 1 और 2, 3 4 1 2 आपका सही बन जाएगा। सही है कि नहीं? अरे होगा सही यार, नहीं होगा तो कहां जाएगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया गया है, पूरी फिजिक्स पढ़ा दिया हूं, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दिया हूं, पूरी बायोलॉजी पढ़ा दिया हूं। अलग बात है कॉपी पे पढ़ाया हूं, ठीक है। आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ाया गया बहुत विस्तार से, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको मिलेगा। तो 3 4 1 और 2 यानी यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा आर्सेनिक की वजह से इसमें कौन सा रोग होता है? किसकी वजह से दोस्तों? आर्सेनिक की वजह से। बहुत बढ़िया सवाल किया, ठीक है। आर्सेनिक की वजह से, आर्सेनिक नामक पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाए शरीर में, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? इससे रोग होता है ब्लैक फुट, ठीक है। ब्लैक फुट रोग होता है। चेचक याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। चेचक जो है दोस्तों याद रखिएगा, जिसे आप जो चेचक होता है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। गंजापन याद रखिएगा, ये कवक से होता है, ठीक है। चेचक बैक्टीरिया नहीं, सॉरी चेचक में टीबी याद कर लिया था। टीबी याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है दोस्तों ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावा गंजापन याद रखिएगा, ये कवक या फंगस कर सकते हैं, फंगस से होने वाला रोग है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। चेचक आप कह सकते हैं विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस वाला रोग है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो है फैलता है, ये महामारी है। तो जो महामारी वाले रोग होते हैं वो आपके वायरस वाले रोग होते हैं। ब्लैक फुट है दोस्तों, याद रखिएगा आर्सेनिक की वजह से दोस्तों ये शरीर में ब्लैक फुट नामक रोग होता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, बताइए ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कह रहा नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं उत्तरदायी है। नाइट्रेट्स होता है या कैडमियम होता है, कैडमियस होता है या पारा होता है, ठीक है। देखिए पारा से दोस्तों मीना माता रोग होता है। कौन सा होता है? मीना माता रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपने जो पीछे पढ़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक। आर्सेनिक से दोस्तों, आर्सेनिक की वजह से आप लिख लीजिए यहां पर आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक की वजह से, ठीक है, आर्सेनिक की वजह से जो रोग होता है ब्लैक फुट रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और नाइट्रेट्स की वजह से दोस्तों याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छे सवाल हैं और ये तीनों सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नाइट्रोजन कुछ नहीं होता दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है और पौधे को जरूरत होती है नाइट्रोजनीकरण की, तो आपको पता होगा, ठीक है। और खास करके जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी फसल होती है दोस्तों, दलहनी फसल जो दाल वाली होती है वो नाइट्रोजनीकरण करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आप याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंटीबॉडी किसमें बनता है? एंटीबॉडी जो शरीर में होता है दोस्तों, एंटीबॉडीज, ठीक है, ये बनता किसमें? लिख रहा है लिम्फोसाइट में बनता है, ठीक है, कोशिकाएं हैं। कह रहा है मास्ट कोशिकाओं में बनता है या फाइब्रोब्लास्ट में बनता है या फिर मैक्रोफेजेस में बनता है, ठीक है। किसमें बनता है? ये भी अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बताइए, सोचिए समझिए, जवाब दीजिए। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें जैसे नीचे के 3 लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। इसका सही उत्तर है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दोस्तों लिम्फोसाइट में बनता है। अब जैसे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको कहानी बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे एक बात पूछा, ठीक है, क्या पूछा? सपोज करो मैंने पूछा जांग की सबसे मतलब शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, ठीक है। तो आपने कहा सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। तो एक बात बताओ, मैं आपको अनायास की दूसरी हड्डी के बारे में क्या बताऊं? जब इसका एक लाइन का उत्तर ही फीमर है तो इसमें अनायास का गलत ऑप्शन क्यों बनाऊं? मैं क्या गलत ऑप्शन बना दूंगा? उपास्थि, उपास्थि कोई हड्डी होती नहीं है, या अस्थियों का लचीली वाला हिस्सा होता है, ठीक है। याद रखिएगा अलग होता है, जिससे जो हमारे छाती के ऊपर कवच बना होता है, तब इसका फीमर से कोई लेन देन ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। उसी तरह से याद रखिएगा ये एंटीबॉडी किसमें बनता है? तो एंटीबॉडी बनता है दोस्तों लिम्फोसाइट्स में। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब डायरेक्ट आपको नाम ही याद रखना पड़ेगा। सपोज करिए मैंने कहा घेगा रोग कैसे होता है? घेगा रोग कैसे होता है क्या बताएंगे आप? सीधा कहेंगे दोस्तों आयोडीन की कमी से, शरीर में आयोडीन की कमी से दोस्तों घेगा नामक रोग होता है। अब यहां मतलब और क्या आप बता देंगे? बताइए आयोडीन की कमी से होता है, इतने बात खत्म हो जाती है। अब इसमें अनायास का कुछ तो गलत जोड़ नहीं सकते, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में कोरिलेट करते पूरा इतिहास बन जाता है। अब यहां क्या इतिहास बनाते बताइए? यहां ला दे कैसे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। अभी नमक कानून तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपका आयोडीन है नमक में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। देखिए अलग अलग प्रकोष्ठ के हृदय होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो होता है दोस्तों ये मेढक में पाया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से दोस्तों जब व्यक्तियों के शरीर के बारे में जानना होता है तो हमें मेढक के बारे में जानना पड़ता है। मेढक के जो है ऑपरेशन किए जाते हैं। आप देखते होंगे कि जो शुरुआती दौर में जो है मेढक का ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता जो है मानव शरीर के कुछ हिस्से होते हैं। तो मेढक जो होता है दोस्तों ये 3 प्रकोष्ठ हृदय वाला होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? कौन सा रूपांतरित जड़ है दोस्तों ये बताना है। आलू, आलू को दोस्तों क्या मानते हैं? आलू अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। शकरकंद, बंडा या जिमीकंद। दोस्तों इसमें रूपांतरित जड़ कौन सा है? तो रूपांतरित जड़ आएगा दोस्तों शकरकंद। क्या आएगा दोस्तों? शकरकंद आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं साइंस की बहुत बेहतरीन क्लास चलती है। कब? अभी दोपहर में, मतलब अभी 11 बजे। इस क्लास के ठीक बाद आपको साइंस की क्लास एसएन सर की मिलेगी, उनकी क्लास में भी आइए आप सभी का बहुत स्वागत रहेगा और बहुत शानदार क्लास चलती है। तो यहां याद रखें दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? ये रूपांतरित जड़ होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये रूपांतरित जड़ होता है शकरकंद में। किसमें होता है? शकरकंद में। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने हल्दी पढ़ा था ना, पिछले वाले में हल्दी पढ़ा था, मैंने पूछा था हल्दी दोस्तों क्या होता है, तो ये बताया था आपने रूपांतरित जड़, ठीक है। तो ये भी याद रखें दोस्तों शकरकंद भी कहा जाता है, रूपांतरित जड़ हो जाता है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या होगा? सही होगा। कह रहा मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जैसे अभी पीछे दिया था ना, ठीक है, मैग्नीशियम पीछे जो पूछा था आर्सेनिक से, ठीक है। तो आपने अलग बताया क्या आर्सेनिक के शरीर में अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? आर्सेनिक अधिकता से बस भूल गए क्या दिमाग से, ठीक है। नाइट्रेट्स में दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़ा और ये चीजें थी, ठीक है। और आपने ब्लैक फुट पढ़ा था आर्सेनिक के मामले में, और पारा की अधिकता से मीना माता रोग पढ़ा था, ठीक है। यहां पर देखिए मैग्नीशियम की कमी करा, अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए दोस्तों तो क्या होगा? करा टिक्का रोग होगा, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम का शरीर से नहीं मतलब फसलों से संबंधित है, ठीक है। करा टिक्का रोग होगा, मार्स रोग होगा, खैरा रोग होगा या टुंडू रोग होगा। याद रखिए दोस्तों यहां जो मार्स रोग है दोस्तों ये हो जाता है मैग्नीशियम की कमी से। कौन सा रोग? मार्स रोग होता है, ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। सब अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों जो आपसे हजारों हजार बार पूछे गए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा कि रक्त
परिसंचरण की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था दोस्तों? कभी ऐसे देता है, कभी ये पूछता है दोस्तों ब्लड का वर्गीकरण किसने किया था, ठीक है, ये पूछ देता है, तो दोनों एक ही बात है, याद रखेगा यहां पर। अच्छा एक मिनट, दोनों का दो उत्तर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर याद रखेगा ये मतलब इसके लिए आप कार्ल लैंडस्टीनर याद रखेगा दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, और बाकी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। और परिसंचरण तंत्र के दोस्तों आप इसे भी याद रखेगा, तो दोनों दो चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कुछ वैसा सवाल आने दीजिए जहां पर कनेक्टिविटी बन सकती है, तो मैं बनाता हूं कनेक्टिविटी। निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है? दोस्तों ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। पित्त का संचय हमेशा दोस्तों कहां पर होता है? संचय की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय। अब आपके सामने देखिए जो ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक ऑप्शन दिया आपके सामने, क्या पित्ताशय भी दिया, अग्नाशय भी दिया। अग्नाशय को दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों में माना जाता है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि दो प्रकार की होती है, ग्लैंड दो प्रकार की, एक होता है अंतःस्रावी, होता है बाह्यस्रावी, इसको इन दोनों में रखा जाता है, ठीक है, इन दोनों में रखा जाता है। अपेंडिक्स शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसका उपयोग आज तक किसी ने नहीं जान पाया है, इसलिए अपेंडिक्स का इस्तेमाल शरीर में अभी के लिए मानते हैं लोग कि कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो पित्ताशय याद रखिएगा दोस्तों, पित्ताशय क्या करता है, यह पित्त को स्टोर करके रखता है, और ये जो पित्त होता है दोस्तों ये पीला पीला होता है, ठीक है, पित्त जो होता है दोस्तों ये पीला पीला होता है, और याद रखिएगा ये खाने को पचाने में याद रखिएगा सहायक होता है, ठीक है। शरीर में जब इसी की मात्रा बढ़ती है तब व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? पीलिया नामक रोग होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। करेक्ट डायोप्टर किसकी इकाई है? ये अच्छा सवाल दे दिया, ठीक है। देखिए फिजिक्स की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं। करेक्ट डायोप्टर दोस्तों ये किसकी इकाई होती है? डायोप्टर, ठीक है, तो डायोप्टर याद रखिएगा लेंस क्षमता की इकाई होती है, किसकी? लेंस क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर, ठीक है। एक इसी तरह से और भी नाम देता है कि आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, समताप मंडल की मोटाई किससे मापते हैं बताइए, या ओजोन परत की, ओजोन परत, समताप मंडल नहीं, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई किसे मापते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए सोच समझ कर, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई, ये इसी तरह का एक नाम है दोस्तों जो आपको कंफ्यूज करता है, लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। ओजोन परत की मोटाई दोस्तों किससे मापा जाता है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। और अगर मैं यहां ज्योति तीव्रता इसकी बात कर दूं, जैसे एक चीज याद रखिएगा, जैसे ज्योति तीव्रता की बात करूं, ये खूब परीक्षा में पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता का मापक क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा कैंडेला होता है, क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है, ये भी आप याद रखिएगा, कैंडेला या कैंडेला बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता की इकाई का मापक कौन था दोस्तों? डेसिबल में। ध्वनि किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं ना, तो भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश की तीव्रता ने दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? ये एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और यहां पर होता कितना है, तो होता है 9.46 पूरे 10 घाते 12 किलोमीटर, अगर 10 घाते 15 कर देंगे तो 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये आंकड़ा मैंने किलोमीटर में दिया, और आप मीटर में करना हो तो खाली आप कर लीजिए क्या कि 10 की घाते 15 कर लीजिए, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो इसको आप समझिएगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, करेक्ट क्यूसेक, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? बाइट से क्या मापा जाता है? रिक्टर से क्या मापा जाता है? बार से, ठीक है। अगर मैं रिक्टर की बात करूं तो रिक्टर से दोस्तों ये भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा, क्या इसका नाम सुना होगा? रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा, ठीक है, रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा। इससे भूमि की तीव्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। मरकरी स्केल से भी किया जाता है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर की मात्रा दोस्तों आप बाइट से मापते हैं, या आपके मोबाइल में जो मेमोरी होती है वो भी किससे मापते हैं? बाइट से, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, ठीक है, टीबी टेराबाइट, ठीक है, इसी तरह से होता है। और बार से दोस्तों यहां दाब मापा जाता है, और क्यूसेक से ये पानी जल होता है उसके प्रवाह की दर मापी जाती है। तो यहां पे याद करेगा दोस्तों 3 4 2 और 1 हो जाएगा, 3 4 2 1, ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आपका उत्तर मिलेगा। तो 3 4 2 1 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। करा पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है बताइए? पानी की बूंद गोलाकार होती है दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसके बूंद का गोलाकार, करा वायु प्रतिरोध के कारण, कम तापमान के कारण, या जल की श्यानता के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण। मुझे पता बहुत सारे बच्चे जल की श्यानता करने वाले हैं, और ये उत्तर क्या है आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा पानी की बूंदों का गोल होना, ये क्या होता है दोस्तों? ये पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं। ये एक लाइन का सवाल है। देखिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो मैंने बहुत विस्तार से बताया, मैंने इसके पीछे कहानी भी बताया कि कैसे पृष्ठ, अब देखिए यहां क्या है ना, मुझे आपको समझाना पड़ेगा पृष्ठ तनाव क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, तभी क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, फिर क्या होगा, फिर आपका क्वेश्चन नहीं कवर हो पाएगा। इसलिए मैं साइंस के प्रश्नों में बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि हर एक प्रश्न के पीछे पूरा अपना एक इतिहास है, पूरा अपना एक चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर चीजें, ठीक है, इन सब के लिए। तो आप याद रखिएगा पृष्ठ तनाव यहां पर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जड़त्व या जड़ता क्या है? ठीक है, जड़त्व या जड़ता क्या होता है? करा वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को जड़ता कहते हैं। कि किसी शरीर का त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। देखिए कहने के लिए आप ऑप्शन नंबर 4 भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 की अपेक्षा एक नंबर और ज्यादा है, ठीक है। अच्छा क्यों? क्योंकि यहां पर एक शब्द लिखा दोस्तों, प्रतिरोध की प्रवृत्ति, और याद रखिएगा यही आपका मुख्य शब्द है। जड़त्व में याद रखिएगा वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन के स्वरूप जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, मतलब जो परिवर्तन होता है उसका प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है, इसी को जड़ता कहा जाता है। जैसे चलती हुई गाड़ी में अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो आपका शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सब जड़ता आता है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इसी को जड़त्व का नियम कहा गया। और सबसे पहले दोस्तों जड़त्व का नियम दिया किसने? भाई ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, तो बताइए गैलीलियो ने दिया। किसने दिया दोस्तों? गैलीलियो ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुल मिलाजुलाकर बल का विरोध करना, इसमें आप याद रख सकते हैं एक लाइन के बाद, कुल मिलाजुलाकर के बल का विरोध करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? जड़ता कहलाता है। अगर मैं एकदम मतलब कम शब्दों में कहना चाहूं तो, ठीक है, इसी को जड़ता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा लकड़ी, लोहा और मोम, ये 3 समान आकार के दोस्तों हैं, और अगर इनको एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर होता है, इसलिए दोस्तों ये सभी के सभी साथ पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं लोहा भारी है इसलिए दोस्तों ये जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, याद रखेगा, क्योंकि इस सभी पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, इसलिए दोस्तों ये सभी एक समान एक साथ गिरेंगे, ठीक है। इसको भी आप याद रखेगा। आगे देखिए दोस्तों, स्टडी 91 ने बहुत सारे ऑनलाइन केमिस्ट्री और बायो तीनों का
इसका रीजन क्या है? अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उगलने लगता है। अच्छा बात बताओ, अधिक दाब होगा तो क्या तापमान कम रहेगा? कुकर के अंदर तापमान कम रहता है कि ज्यादा रहता है? एक बात बताओ, अपने मन से सोचो। अगर बंद कुकर है तो तापमान कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? खुला कुकर तो नहीं, कुकर तो बंद होता है ऊपर से, खुला होता तो भाप सारी निकल जाती, ठीक है। लेकिन जब बंद कुकर है तो तापमान कम होगा कि ज्यादा? ये तो गलत लिख दिया ना, ये कम तापमान गलत लिख दिया। अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, ये आपका सही हो सकता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुकर के अंदर संबंध धारा उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 ये आपका ऑप्शन होगा सही। अधिक दाब पर अधिक पानी जो है अधिक तापमान पर दोस्तों उबलने लगता है, ठीक है। ये आप याद रखें, ठीक है। ये अलग बात है दोस्तों कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही कि भाई पानी का उबाल कब होता है? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलता है, ठीक है। और वहां पर अधिक दाब हो जाती है, लेकिन यहां पर जो उष्मा के तरीके दे रहे दोस्तों, इससे आपका कोई मतलब नहीं। सीधे सीधे ये बात देखिए, यहां उबाल बिंदु आप कर सकते हैं, यहां नहीं दिया। आपकी परीक्षा में जो कंफ्यूज करने के लिए सब देता है, वो देता है क्वथनांक। क्या देता है? क्वथनांक, ठीक है। तो देखिए क्वथनांक क्या हो जाता है? क्वथन माने होता है उबलना, कि कितने डिग्री पर दोस्तों उबलने लगता है, ये क्वथनांक की बात करता है। तो क्वथनांक जो होता है दोस्तों, ये परिवर्तित होने लगता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां पर देखिएगा 2 नंबर वाला सही होगा। दूरदृष्टि दोष, देखिए दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये दो अलग अलग सवाल है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को पढ़ने में ऐसा लगता है कि निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन गलत है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। याद रखिएगा, इसमें दूर का नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष में याद रखिएगा इसमें निकट का नहीं दिखता, ठीक है। निकट का नहीं दिखता, ये इसका मान्य होता है। पहले तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं दोस्तों, वो आपको बताना है। आइए बढ़ते हैं, पहले पढ़िए चारों कथन, तब आपको समझ में आएगा कौन सा सही नहीं। कहा व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। मैंने कहा तो निकट का नहीं देख सकता है, दूर का तो देख सकता है, ये तो सही है। ये क्या है? सही है। और आपसे पूछा है सही नहीं है। दूसरा लिख रहा है लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है। अब जाहिर सी बात है यार कि अगर नजदीक का नहीं देख पाएगा तो नाभ्यंतर होगा दोस्तों, अधिक होगा, ठीक है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ठीक है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बस अब बताइए, अब यहां ध्यान से पढ़िए क्या लिख रहा है दोस्तों, अवतल लेंस। जबकि ऐसा नहीं होता है, आपको पता होगा दूर दृष्टि दोष, दूर तो ऊ में मैंने बताया था, ऊ से उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यहां पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यहां अवतल लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो दे रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अवतल लेंस का इस्तेमाल कहां करते हैं दोस्तों? यह निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दोस्तों यह ठीक करने के लिए किया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप समझिएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये आपका गलत दिया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए, मतलब पीछे की चीजों को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? जो गाड़ी के साइड में दोस्तों जो मिरर होता है, जो गाड़ी के साइड में दोस्तों यहां क्या होता है? मिरर होता है। ये आप बताना है कि यहां जो मिरर होता है दोस्तों, यहां जो मिरर होता है, ये मिरर क्या बताता है? ये मिरर कैसा होता है? ये मिरर हमेशा उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, ताकि वो पीछे को चीजों को समेट करके एक छोटे दर्पण में दिखा दे। ये होता है उत्तल लेंस की खासियत। तो याद रखिएगा यहां पर उत्तल लेंस लगता है। समतल दर्पण जो हमारे घर में लगा होता है, अपने शीशे देखने के लिए लगते हैं, वो होते हैं समतल दर्पण वाले। अवतल दर्पण का इस्तेमाल नहीं। यहां पे याद रखिएगा उत्तल दर्पण करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। लिख रहा है पराश्रव्य तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही? किसके बारे में दोस्तों? पराश्रव्य तरंगों के बारे में। कहा यह तरंगे कीटों को नष्ट कर देती हैं, क्या ऐसा है क्या? हां बिल्कुल है। यह तरंगे याद रखेगा कीटों को नष्ट कर देती हैं, सही है। करा ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ भी कर सकती है, भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। ये स्वचालित दरवाजों को भी नियंत्रित कर सकती है, भी सही है। पराश्रव्य तरंगे दोस्तों, ये सभी जो ऑप्शन दे रहा है ये सब कुछ कर सकती है। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए दो तरह की तरंगों का नाम सुनते होंगे, एक सुनते होंगे अवश्रव्य तरंगे, एक सुनते होंगे पराश्रव्य तरंगे। दोनों अलग अलग हैं, अवश्रव्य और पराश्रव्य दोनों अलग अलग तरंगे होती हैं। अवश्रव्य तरंगे दोस्तों याद रखिएगा, ये आप पढ़ते होंगे हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये जो 20 हर्ट्ज से दोस्तों नीचे के होते हैं तरंगे, ठीक है, जिनको हम मतलब अपने कानों से नहीं सुन सकते, याद रखिएगा वो अवश्रव्य तरंगे कही जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा जो आवृत्ति, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और पराश्रव्य तरंगों से ये सभी काम किए जाते हैं, कीटों को नष्ट करना, कपड़ों से धूल हटाना, स्वचालित जो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं उन्हें खोलना बंद करना, कई सारी बीमारियों का उपचार करना, ये सब दोस्तों होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें, जैसे आपसे मान लीजिए 5 पॉइंट दे दिया, जैसे मान लीजिए समुद्र की गहराई मापना है, समुद्र की गहराई मापना, ठीक है। वैसे तो गहराई मापने के लिए आप जानते होंगे फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसको? फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों याद रखिएगा वहां भी इस तरह की पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां समुद्र की गहराई में छिपी हुई कोई चीज का पता लगाना, ठीक है। वैसे पता लगाने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी होता है, वो अलग चीज होता है, लेकिन वहां से भी जो तरंगे निकलती हैं, कौन सी तरंगे हैं? ये पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो दोस्तों ये सभी आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सत्य हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करें। करेक्ट, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? मैंने आपको बताया था कि कभी अगर पृथ्वी पे आप हो और मान लीजिए चंद्रमा पे बम विस्फोट किया जाए, तो क्या चंद्रमा से आवाज पृथ्वी को सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता, ठीक है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, ध्वनि का गमन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा इसका संचरण नहीं होगा। बाकी प्रकाश का संचरण होगा, ठीक है। प्रकाश, उष्मा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, इन सब का संचरण होगा, लेकिन ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि के लिए दोस्तों निर्वात नहीं होना चाहिए, ध्वनि के लिए वायुमंडल की जरूरत पड़ती है। जहां वायुमंडल है ध्वनि का संचरण वहीं पे हो सकता है, ठीक है। वायुमंडल में ध्वनि का संचरण, यही रीजन है कि अगर चंद्रमा पे दो व्यक्ति खड़े होकर आपस में बातें करें तो उनको भी एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, और जहां वायुमंडल नहीं है वहां पर ये चीजें संभव ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लिख रहा है करेक्ट, स्टेथोस्कोप ये किस सिद्धांत पर काम करता है? पहले बताइए स्टेथोस्कोप होता क्या है? आपको पता होगा, ये जो डॉक्टर अपने कानों में लगाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो डॉक्टर अपने कानों में लगाते हैं यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। और इसे क्या करते हैं? अपने कान में लगाकर दूसरा वाला हिस्सा सामने वाले की धड़कन पे रखते हैं और वो सुनाई देता है, ठीक है। लबडब वाली ध्वनि। तो दोस्तों यहां पर ध्वनि का परावर्तन होता है, ये ध्वनि का परावर्तन होता है, और यहां से ध्वनि ये यहां तक पहुंचती है कानों तक, ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्या? ये इस स्टेथोस्कोप की बात करें, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। ये हृदय और फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने में इसका काम किया जाता है। डॉक्टर इसे कानों में लगाते हैं और सामने वाले के हृदय पर लगाकर ये
धड़कन का पता करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बता दीजिए। कह रहा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर पहले सही लिख लीजिए, ई पे वाला मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। कह रहा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से दोस्तों याद रखिएगा क्या मापा जाता है, कह रहा वायुमंडल का जलवाष्प, ठीक है। मैं कह दूं ना इसे मापते हैं, आर्द्रता का मापन किया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, आर्द्रता की माप की जाती है हाइग्रोमीटर से, किसकी, आर्द्रता की माप, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ये शब्द बहुत ज्यादा देता है। लैक्टोमीटर दोस्तों तरल का विशिष्ट घनत्व, आपका गलत लिख रहा है दोस्तों। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है, क्या, दूध की शुद्धता की माप की जाती है, ठीक है, उसमें पानी कितना मिला हुआ ये इसकी माप किया जाता है। एनीमोमीटर से दोस्तों वायु की गति मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। बाकी सब तो सही है, ये ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लैक्टोमीटर दिया ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों लैक्टोस याद आ गया, एक लैक्टिक एसिड होता है, क्या होता है, एक लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। याद रखिएगा लैक्टिक एसिड क्या करता है दोस्तों, याद रखिएगा शरीर में जो थकान होता है ना, जो शरीर में थकान होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्या ये लैक्टिक एसिड जिम्मेदार होता है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक दोस्तों लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है, क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक नहीं रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया तो दोबारा दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा साइंस पढ़ाई काफी दिन हो गया, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मुझे अगर आप थोड़ा समय देंगे तो मैं साइंस का उधेड़-बुन कर दूंगा, बहुत भयानक उधेड़-बुन कर दूंगा, ठीक है। धीरे-धीरे दिमाग में चीजें रिकॉल हो रही हैं, याद आ रही हैं, क्योंकि बड़ा मेहनत हो जाता है यार। चलो आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सूची को सूची दे से दोस्तों यहां सम्मिलित कर दीजिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहां पे सही होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, पढ़ते हैं। एक तरफ उपकरण यंत्र लिख रहा है, दूसरी तरफ मापन इकाई दे रहा है, ठीक है। एमीटर, एमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, मैंने बताया था धारा आ से आमीटर, चाहे एमीटर कहिए चाहे आमीटर कहिए, दोनों लिखा होता है, एमीटर या मीटर, तो याद रखिए दोस्तों ये धारा का माप करता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर अभी मैंने बताया, हाइग्रो याद रखिएगा आर्द्रता मापा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर से दोस्तों दाब मापा जाता है, ठीक है। और क्या मापा जाता है दोस्तों, वायु दाब का माप करते हैं, क्या, वायु दाब का माप करते हैं, दाब मतलब वायु दाब, ठीक है। और स्प्रिंग तुला से भार का माप किया जाता है, ये बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा, 3 4 2 1, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसको मिलान करिए, 3 4 2 1 यानी ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, करा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसे आप पीओपी के नाम से जानते हैं, पीओपी, जिसे दोस्तों घर का साज सज्जा किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, घर का साज सज्जा होता है, ये क्या कहलाता है, पीओपी होता है। या जो डॉक्टर आपके एक्सीडेंट के बाद दोस्तों, किसी एक्सीडेंट के बाद जो हाथों में प्लास्टर लगते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। या घरों के ऊपर जो ये डिजाइन बनती है दोस्तों, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है CaSO4, इसके बाद यहां करेगा हाफ 1/2 H2O करेगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका किसका सूत्र है, ये आपका सूत्र है किसका, पीओपी का सूत्र है, किसका सूत्र है, पीओपी का सूत्र है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो मुझे याद आ रहा है, एक बार आप इसको फिलहाल चेक कर लीजिएगा, CaSO4 और 2H2O अगर हम कर देंगे 2H2O, तो याद रखिए दोस्तों ये जिप्सम का फार्मूला हो जाता है। क्या मैं सही सोच रहा हूं, काफी दिन हो गया पढ़ाने, इसलिए आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करिए, एक बार स्टार लगा रहा हूं, इसको चेक करिए, ठीक है। क्या ये सही है, जिस समय पढ़ाया तो उसमें मुझे याद था कि मैं हाफ और 2H2O की बात बहुत बार किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 2H2O अगर होगा तो आपका जिप्सम से संबंधित हो जाएगा, और यही अगर आपका क्या हो जाएगा, हाफ H2O हो जाएगा तो आपका इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। CaSO4 मत करेगा दोस्तों, ये अलग हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा यहां पर, और ये भी नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से जो धातु युग्म लिख रहा है दोस्तों, उसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है, ठीक है। सबसे हल्की धातु दोस्तों किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा सबसे हल्की धातु माना जाता है लिथियम को। किसे मानते हैं दोस्तों, लिथियम को मानते हैं, ठीक है। लिथियम, आपने लिथियम आयन बैटरी का भी नाम सुना होगा। आजकल जो बैटरियों का इस्तेमाल मोबाइल फोन वगैरह में किया जाता है ज्यादा स्टोरेज के लिए, वो लिथियम आयन बैटरी होते हैं, ठीक है। और सबसे भारी धातु का भी जो खोज किया गया था वो धातु का नाम है ऑस्मियम। क्या नाम है, ऑस्मियम। तो लिथियम और ऑस्मियम होता है, इसको याद रखिएगा, लिथियम पारा नहीं, लिथियम ऑस्मियम दोस्तों आपका सही हो जाएगा। एल्युमिनियम नहीं, ऑस्मियम तो है, एल्युमिनियम नहीं, पारा नहीं, तो याद रखिएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, सिर्फ आपको यही चूज करना था, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, अगर ये धातु की जगह पूछ दे सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का, देखिए आप समझिए बात को, परीक्षा में घुमा के चीजें दे सकता है, ठीक है। पूछ दे सबसे हल्का तत्व, अभी तक आपसे धातु पूछा, अगर ये तत्व पूछता है ना तब बताएगा आप हाइड्रोजन है। क्या है दोस्तों, तब आप हाइड्रोजन बताएगा, क्योंकि सबसे हल्का तत्व माना जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या दोस्तों, ये धातु नहीं है, हाइड्रोजन कोई धातु नहीं होता, हाइड्रोजन को अधातु के अंतर्गत है। धातु की खासियत होती है उनके अंदर एक विशेष चमक पाई जाती है, तभी उसे धातु कहा जाता है। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा समय दीजिए, अगले साइंस के 1-2 लेक्चर बाद आप मेरा मतलब विकराल रूप देखेंगे साइंस में। जब मैं चीजों को जोड़ना शुरू करूंगा ना, तो याद रखिएगा हालत खराब हो जाएगा चारों ऑप्शंस का, ठीक है। जैसे यहां आपको बता रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मैंने डीप में लिया है, बायोलॉजी भी मैं बहुत डीप में पढ़ा हूं, लेकिन थोड़ी सी चीजें दिमाग में कम याद है मुझे, ऐसा मतलब आज फील हुआ, ठीक है। और मैं ऐसे बहुत जल्दी करता हूं, कोई दिखावा की आदत नहीं है, ठीक है यार। दिमाग है, व्यक्ति का दिमाग है, मैं कोई मशीन थोड़ी, रोबोट थोड़ी, मेरे अंदर जो है पूरा चिप लगा है, चिपसेट लगा और चीजें मैं पढ़ाते चला जा रहा हूं, या फिर मैं नकल मार के पढ़ा रहा हूं, देख के पढ़ा रहा हूं, कहीं कोई कुछ भी चीज नहीं, ठीक है। सब दिमाग में लोड होता है, जो दिमाग में